Only one man could have made this film, and only one man can bring it to you tonight. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Christopher Nolan! And now I am become death, the destroyer of worlds. Back to back भाई, back to back videos on Sir Christopher Nolan. Again, no introduction needed. The man, the myth, the legend. एक ऐसा बंदा जो obsessed है भाई टाइम से, रियलिटी से, स्पेस से. Love can transcend time and space. Warning, warning, creamy moment incoming. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Sorry. ये themes define Christopher Nolan's cinema, guiding his audience through dreamscapes, memories, space and time, and sometimes सीधी टट्टी. बट नाउ दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन, सर क्रिस्टोफर नोलन ने सबसे हार्डेस्ट चैलेंज लिया है उसके करियर का, होमर्स ओडिसी. कैन ही डू इट? His most challenging Odyssey, a journey opposite to his traditional themes. It's Homer's Odyssey, the oldest poetic work known to mankind. A myth, a lore, a legend. Epic tale of God, monster and the undying, unyielding human spirit, and how the universe and gods basically heads Odysseus. क्रिस्टोफर नोलन जो रीनोन्ड है उसके इंट्रिकेटिव नैरेटिव्स और विजुअल मास्टरी के, जो बंदा ऑब्सेस्ड है प्रैक्टिकल इफेक्ट से, वो वेंचर कर रहा है अडेप्टेशन ऑफ एन एपिक, अ ग्रीक एपिक, होमर की जो पोएम है द ओडिसी. और ये नोलन की फर्स्ट मूवी होगी जो एक पीरियड ड्रामा होगी. इससे पहले भाई साहब नोलन ने कभी पीरियड मूवी शूट नहीं की है. इफ यू वेर टू आस्क मी हु वुड आई चूज टू अडॉप्ट द ओडिसी, आई वुड से डेनिस विलेन्यूव, बिकॉज भाई बंदा इज अ लिटिल मास्टर ऑफ विजुअल स्पेक्टेकल. CGI ये वो भाई, वो पूरा क्रोमा की लेके घूमता है अपने सेट पे, सब CGI बना देता है. तुमने ड्यून तो देखी होगी. Dune. Desert planet. क्रिस्टोफर नोलन भाई ने एक स्पेशल IMAX कैमरा, कटिंग एज IMAX फिल्म टेक्नोलॉजी. लाइक नोलन वो बच्चा होता है जो क्रिसमस के दिन IMAX का कैमरा मांगता है. ही इज दैट ऑब्सेस्ड विद हिज कैमरास एंड हिज डाइंग वाइफ्स इन हिज मूवीज. तो नोलन ने IMAX कैमरा मंगा लिया है, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा टू शूट दिस एपिक. एंड व्हाट विल इट डू? लाइक क्या तुम्हें क्या लगता है? ग्रीक मिथोलॉजी, जैसे भाई साहब ने बैटमैन को भी एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन बना दिया, तो क्या ये ग्रीक मिथ को भी एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन बना देंगे, एक रियलिस्टिक वर्जन? यू नो, लाइक ऑब्वियसली टू शूट अ फकिंग पीरियड ड्रामा जिसमें गॉड्स है, मॉन्स्टर्स है, विल हिज मूवी लुक लाइक व्हाट डेनिस विलेन्यूव स्पेक्टेकल वुड लुक लाइक, और विल ही क्रिएट इट एज अ फकिंग प्रैक्टिकल इफेक्ट? Well, only time will tell, but I do think it's an interesting challenge for Christopher Nolan, and he will do it. He is a pioneer of cinema, of course. ये चीज़ इस बात पे भी नैक करती है कि ओडिसी स्टार्ट्स आफ्टर द ट्रोजन वॉर और आफ्टर होमर्स इलियाद. इलियाद का कॉन्सिक्वेंस या फिर इलियाद का सीक्वल है ओडिसी. सो जैसे नोलन अपने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है, इट्स ऑब्वियस दैट द ट्रोजन वॉर के हमें कुछ ग्लिम्सेस भी मिलेंगे एज फ्लैशबैक्स ड्यूरिंग एज द टाइम द ओडिसी प्रोग्रेसेस ऑन. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई नोलन बनाएगा भाई एकदम आइकॉनिक लोकेशन जैसे कि इथाका, ट्रॉय या फिर आइलैंड जिस पे ओडिसियस जाता है. लाइक एकदम ग्रैंड स्पेक्टेकल पे नोलन दिखाएगा. पानी का ऑब्सेशन क्रिस्टोफर नोलन का जो वो लाता है भाई, इंटरस्टेलर में पानी था, डंकर्क में पानी था, टेनेट में भी पानी पे चला गया था बंदा एट द एंड ऑफ द मूवी. वो तो है भाई. क्रिस्टोफर नोलन के ऑस्कर के बाद अनदर एंटिसिपेटेड रिलीज, नॉट दैट वो ऑस्कर कुछ ऐड करता है. क्रिस्टोफर नोलन की कोई भी मूवी भैंचोद लोग ऐसे जाके देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा हो, विच इज ट्रूथफुली सो. लाइक आई टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, चेक इट आउट. तो मूवी की बात करें तो नोलन और होमर अलग अलग पोलर ऑपोजिट लगते हैं. कॉन्टेम्प्ररी फिल्म मेकर जो ऑब्सेस्ड है टाइम, साइंस और मरी हुई बीवियों के साथ. भाई क्रिस्टोफर नोलन की जान चली जाती है अगर उसने मेन कैरेक्टर को वाइफ दे दी तो. ही इज सो ऑब्सेस्ड विद डेड वाइफ्स ऑफ हिज मेन कैरेक्टर दैट व्हेन ही इवन गेव अ वाइफ टू ओपेनहाइमर इन ओपेनहाइमर, हर कैरेक्टर वाज शिट एज फक. My husband offered both our futures to stop one fascist bullet from embedding itself in a mud bank. और दूसरी तरफ है हमारे पास होमर, एक एंशिएंट पोएट जिसने लिखा है गॉड्स, मॉन्स्टर्स और हीरोज के बारे में. बट इसमें भी एक पैरेलल है और दोनों के स्टोरीज अनवेल होते हैं ट्विस्ट, प्लॉट पॉइंट्स, रेवलेशंस और टाइम के साथ. एंड क्रिस्टोफर नोलन का ऑब्सेशन विद टाइम, इट जस्ट लाइक्स अ मैच मेड इन हेवन.
ओडिसियस जिसको प्ले कर रहा है मैट डेमन, ब्रिलियंट, रिसोर्सफुल और डीपली फ्लॉड ह्यूमन है ओडिसियस ओडिसी में। जैसे ही लियोनार्ड था मेमेंटो में, या फिर कॉप था इंसेप्शन में, या फिर कूपर था इंटरस्टेलर में, एक ऐसा इंसान जो ग्रैपल कर रहा है फोर्सेस लार्जर देन ही हिमसेल्फ, डेस्टिनी, लॉयल्टी एंड हिरायत, सॉरी पिंटरेस्ट कोर, हिरायत जिसका बेसिकली मतलब है अ डीप लॉन्गिंग फॉर होम, एंड दैट इज एसेंशियली द एंटायर स्टोरी ऑफ ओडिसी. Odysseus, after the Trojan War, wants to go home, and it's the journey of a man who goes to any length to go home. What is that one thing that Nolan is obsessed with other than time, मरी हुई बीवी और मैट डेमन? वो है क्रिएटिंग द वर्ल्ड. जब नोलन ने ब्लैक होल बनाया था, इवन बिफोर वी फर्स्ट कैप्चर्ड ब्लैक होल, या फिर जो प्लैनेट्स बनाए थे इंटरस्टेलर में, या फिर रोटेटिंग हॉलवेज, या फिर स्ट्रीट्स थे ड्रीम के साथ, ही नेल्ड इट. You bet it's going to be a CGI spectacle. Nolan's love for practical effects and grounded visuals will likely give us Greece that feels like a tactile place where God walks among mortals and every wave crashes against Odysseus' ship. Act 1. Time. क्रिस्टोफर नोलान्स इटर्नल ऑब्सेशन. ओडिसी को अडैप्ट करने का ये फायदा है कि भाई ये तो क्रिस्टोफर नोलान का होम ग्राउंड है. Wow, nice. Odyssey में endless opportunities है for Christopher Nolan to play with the conception of time, because Odyssey is a 10-year long journey towards home. The journey is not just a test of endurance, it's an endless realization of the marching of the time. क्रिस्टोफर नोलान्स अडेप्टेशन ऑफ द ओडिसी इजंट ये है कि वो एक क्लासिक को रिविजिट कर रहा है, बट उसे वो एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए अडेप्ट कर रहा है. एंड आई थिंक नोलान वुड डेफिनेटली ऑनर द लेगेसी ऑफ ओडिसी एंड ही विल मेक इट मोर रेलेवेंट फॉर द मॉडर्न ऑडियंस. बट व्हाट इज द ओडिसी? बट ओडिसी जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रॉय के बारे में, यानी द ट्रोजन वॉर. ब्रैड पिट वाली मूवी ही, बट मोर स्पेसिफिकली होमर्स की इलियाद. होमर वही है जिसने ओडिसी लिखी और जिसने इलियाद लिखी है, और ओडिसी इज द सक्सेसर ऑफ इलियाद. तो भाई आखिर ट्रोजन वॉर हुआ क्यों? तो ट्रोजन वॉर एक नटशेल में, ट्रोजन वॉर एक 10 साल लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द ग्रीक्स एंड द ट्रोजन्स. ये शुरू होता है एक पर्सनल फ्यूड की वजह से, बट आगे जाके एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है, जहाँ पे एक लेजेंडरी वॉर हो जाता है बिटवीन गॉड्स, हीरोज एंड द मॉर्टल आर्मीज. वॉर होता क्यों है? पेरिस जो है प्रिंस ऑफ ट्रॉय अबडक्टेड और इलोप्ड विद हेलेन, which is a controversial point because it is not known for sure कि वो खुद से किडनैप हुई थी या उसे किडनैप किया गया था. हेलेन थी वाइफ ऑफ मेनेलॉस और जो है किंग ऑफ स्पार्टा का. हेलेन की ब्यूटी अनपैरेलल्ड थी और उसका डिपार्चर एक ग्रेव इंसल्ट था ग्रीक्स के लिए. मेनेलॉस और उसका भाई अगमेम्नॉन, डैम दिस नेम्स आर हार्ड. Agamemnon called upon other Greek kings and warriors to help him reclaim Helen और रिस्टोर उनका ऑनर. तो मतलब अगर उसकी मर्जी नहीं है फिर भी उन्हें वापस तो लाना था, क्योंकि भाई इंसल्ट तो हो चुकी थी. ग्रीक्स की तरफ से थे एगमेमनॉन, लीडर ऑफ ग्रीक फोर्सेस, मेनेक्लॉस जो हस्बैंड था हेलेन का जिसकी बीवी भाग गई थी और इंस्टिगेटर था वॉर का जिसने वहां स्टार्ट किया था, अकीलीज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ग्रीक और जो सेंट्रल है इलियाद के लिए, ओडिसियस जिसके ऊपर ओडिसी है जो है किंग ऑफ इथाका, जो नोन है उसके चतुर चंट दिमाग के लिए. ही इज द कनिंग एंड स्ट्रेटेजिक माइंड ऑफ द ग्रीक्स. और ट्रोजान की साइड से है प्राइम जो है किंग ट्रॉय का, हेक्टर जो प्राइम का बेटा है और ग्रेटेस्ट ट्रोजान वॉरियर है, और पेरिस जिसके साथ उसकी वाइफ या जिसने उसकी वाइफ को किडनैप किया है, व्हाटएवर सूट्स योर केस. ग्रीक के साइड से थे अथीना जो है गॉडेस ऑफ विजडम, हेरा जो है गॉडेस ऑफ मैरिज और पोसाइडन जो है गॉड ऑफ ओशन. ट्रोजान के साइड से थी अफ्रोडाइट. वेल यू ऑल नो हु अफ्रोडाइट इज. अपोलो द गॉड ऑफ मेडिसिन और एरिस द गॉड ऑफ वॉर. तो वॉर थी एक ब्रूटल स्टेलमेट, भैंचो तो लड़े ही जा रहे हैं. One eternity later. लाइक भैंचो तो लड़े ही जा रहे हैं, ड्यूरेशन बढ़ी जा रही है, अलायंस चेंज हुई जा रही है, कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है, बट द वॉर इज नॉट एंडिंग, इट एंडेड एज अ स्टेलमेट. इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद ग्रीक्स कुडंट ब्रीच द वॉल ऑफ ट्रॉय फॉर इयर्स. ये ऐसे नहीं कि कुछ महीने हफ्ते चली है, सालों तक चली थी. इंटरनल डिस्प्यूट हो रहे थे, जैसे अकीलीज ने रिफ्यूज कर दिया था लड़ने से क्योंकि उसके एगमेम्नॉन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से उनके एफर्ट हैम्पर हो गए. आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है. हाँ, रॉय बिल्कुल सही कह रहा है, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए. आदि तू रॉय से लड़, मैं बमन से लड़ता हूँ. ओडिसियस एज आई सेड इज अ थिंकर एंड डिप्लोमेट. उसका कनिंग और रिसर्चफुल दिमाग उसे हेल्प करता है बहुत से की मोमेंट्स को रिजॉल्व करने का, जैसे कि वो अकीलेस के लिए आर्मर लाके देता है और उसे परसुएट करता है टू रिजॉइन द बैटल. टर्निंग पॉइंट ये होता है जब ओडिसियस, द ग्रेट ओडिसियस, दैट्स व्हाई भाई नोलन का आधा पॉइंट टू मेक मूवी ऑन ओडिसियस इज ओनली बिकॉज ओडिसियस क्रिएटेड द ट्रोजन हॉर्स मीम. ओडिसियंस का प्लान होता है ट्रोजन हॉर्स का, जो तुम सब जानते हो, जो बच्चा जानता है, और जिसको नहीं पता ग्रीक प्लान करते हैं कि ना भाई अब हमें नहीं लड़ना, हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के, बट जस्ट बिकॉज वी आर रिट्रीटिंग, भले तुमने हमारी वाइफ ले ली जो भी किया, तो हम तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ देते हैं, एक बड़ा वुडन घोड़ा. और ट्रोजन्स को लगता है वो एक गिफ्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जंग के बीच में अगर तुम्हारे दरवाजे भी कोई छोड़ दे तुम्हें भी लगेगा गिफ्ट है.
और वो उसे अंदर लेके आते हैं। एंड टू नो वन सरप्राइज वी ऑल नो व्हाट हैपेंस। हॉर्स के अंदर थे ग्रीक सोल्जर्स जो रात को इमर्ज होते हैं नाइट में से, गेट खोलते हैं और ग्रीक आर्मी फाइनली ट्रॉय को हरा देती और कहानी खत्म। नहीं, obviously I'm kidding. बट तुमने एक बात नोटिस की, ट्रोजन वॉर शेयर्स अ सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी बिटवीन द महाभारत। दोनों ही एक बहुत बड़े एपिक पोएम्स है जो डील करते हैं एक लार्ज स्केल वॉर के साथ, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है और प्रोमिनेंट हीरोइक फिगर्स है। दोनों का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एक वुमेन है, द्रौपदी इन महाभारत एंड हेलेन इन ट्रोजन वॉर। दोनों के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन है, दोनों के अंदर हीरोइक फिगर्स है जो है एक रिनोन वॉरियर्स जैसे कि अकीलीस या फिर महाभारत में है अर्जुन। दोनों के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास है। अकीलीस की जो मैं बात कर रहा था, वेयर ही रिफ्यूज्ड टू फाइट, इट इज सिमिलर टू अर्जुन रिफ्यूजिंग टू फाइट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स। और दोनों के अंदर ही स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर और कनिंग टैक्टिक्स है। और महाभारत की तरह यहाँ पे भी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, पिक्चर तो वॉर के बाद स्टार्ट हुई। और तुम्हें लगता है पैरेलल्स यहाँ खत्म हो गए, तो तुम गलत हो। जस्ट लाइक इन महाभारत व्हेन लॉर्ड कृष्णा कर्स्ड ऑल द अधर्म्स, सिमिलरली ट्रोजन वॉर के अंदर ग्रीक गॉड्स गुस्सा हो जाते हैं बहुत सी कारणों की वजह से। वॉर के बाद बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं सारे के सारे ग्रीक्स, पोस्ट करते हैं उनकी विक्ट्री के अराउंड, पर वो भगवान को उनका क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि एज वी ऑल नो गॉड का ईगो सबसे बड़ा ईगो है। इस एरोगेंस की वजह से एक इंसल्ट लगता है ये भगवानों को। तो ट्रोजन वॉर एक बैकड्रॉप है ओडिसी की जर्नी के लिए, जस्ट लाइक द अर्ली बोरिंग एपिसोड्स ऑफ ब्रेकिंग बैड व्हिच सेट्स अप द एक्चुअली कूल सीजंस अहेड। Goddamn right. Trojan War, which is not boring, which is interesting as fuck, sets the character development for Odysseus. Odysseus 10 साल स्पेंड करता है ट्रॉय में लड़ते हुए, जहाँ पे वो ग्रो होता है एक सीजन वॉरियर और स्ट्रेटेजिस्ट में। वही नहीं तो वो एक्सपोज होता है डार्कर साइड्स ऑफ वॉर के अंदर, जो है लॉस, बिट्रेयल और सफरिंग। ऑडिसियस के वार उसे घर जाने से डिले कर देता है, बट उसकी असली स्ट्रगल अभी तो स्टार्ट होती है, जो स्टोरी है ओडिसी की। तो इन दी एंड ऑडिसियस की ओडिसी कंटिन्यूएशन नहीं है ट्रोजन वॉर का, बट मोर लाइक इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पार्ट पे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमने हमारा सारा होमवर्क कर लिया, सारे ग्रीक गॉड्स के नाम जप लिए। फाइनली हम आगे हैं वो पार्ट जिसे क्रिस्टोफर नोलन अडॉप्ट कर रहा है, एक्ट 3 द ट्रॉय स्टोरी 2, आई मीन द ओडिसी। Odysseus is one of the central figures of Greek mythology, जो अपने इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के लिए जाना जाता था। वो है किंग ऑफ इथाका, जो कि एक स्मॉल बट प्रॉस्पेरस आइलैंड है ग्रीस में। ओडिसियस पहले रिलक्टेंट था टू जॉइन द ट्रोजन वॉर, क्योंकि उसे अपनी वाइफ पेनेलोप और उसके बेटे को छोड़ना नहीं था, बट ही वाज बॉन्ड बाय एन ओथ टू प्रोटेक्ट हेलेन, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर स्टार्ट हुआ। और यही नहीं दोस्तों, तो ओडिसियस जाना जाता था उसके चतुर, चंचल, चालाक दिमाग या फिर द कनिंग किंग के नाम से, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था ट्रोजन वॉर में भी, जब उसने डिवाइस किया था वो प्लान, वो योजना, वो इन्वेंशन ऑफ दैट इनफेमस ट्रोजन हॉर्स मीम, जिसकी वजह से ग्रीक्स फाइनली वॉर जीते थे। यहाँ पे एक की प्लॉट डिटेल ये भी है कि व्हेन ओडिसियस आउट टू वॉर एंड इट्स बीन 10 years, पेनेलोप के अराउंड ऑलरेडी बहुत से लोग आ चुके हैं जो चाहते हैं कि पेनेलोप उससे मैरी कर ले एंड दे बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द आइलैंड। तो भगवानों की हाय लेके सब अपने अपने रास्ते घर चले गए और ओडिसी फोकस करती है ओडिसियस की स्टोरी पे। तो ट्रोजन वॉर के खत्म होने के बाद ओडिसियस अपने क्रू को लेके निकल पड़ता है और उनका फर्स्ट स्टॉप होता है इस्मारस, जो कि फॉर्म होता है साइकॉन्स का, जो ट्रोजान्स के अलाए होते हैं। अब भाई दुश्मन के दोस्त हमारे दुश्मन, ये कह के उसका क्रू पूरी सिटी पे हमला कर देता है, प्लंडर करता है सिटी को टू ब्रिंग सप्लाईज और उधर के सारे मेन को मार देता है। डिस्पाइट ओडिसियस की कांस्टेंट वार्निंग कि भाई जल्दी करो, कल सुबह पनवेल कल सुबह इथाका निकलना है, उसके लोग आराम से वहां पे लिंगर करते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन साइकॉन्स रिग्रॉप कर लेते हैं और एक काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं जिसमें ओडिसियस के काफी क्रू मर जाता है, बट बचा हुआ क्रू जैसे तैसे वापस अपनी उड़ान भरता है और निकल पड़ता है। और निकल के बचा हुआ क्रू आ जाते हैं एक एन्चेंटिंग आइलैंड पे। ये आइलैंड पे वो देखते हैं कि बहुत से लोग मग्न होके पड़े हुए हैं। इस आइलैंड पे होता है एक फ्रूट जिसका नाम होता है लोटस फ्रूट, और जो इसे खा रहे होते हैं उन्हें कहते हैं लोटस ईटर्स। लोटस फ्रूट को डिस्क्राइब किया गया एक स्वीट एंड इंटॉक्सिकेटिंग फ्रूट जिसमें एक मैजिकल प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो भी ये फ्रूट खाएगा वो अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पर्पस सब त्याग देगा, चरस गांजा से भी बड़ा है, घर वर सब त्याग देगा, वही पड़ा रहेगा। ओडिसियस का क्रू जो थक हारा हुआ है वॉर में, भागा हुआ है दुम दबा के, अब उन्हें ये फ्रूट एक मस्त एस्केपिज्म दिखता है जो कि सिंबॉलिक है टू द सरेंडर टू कंफर्ट एंड ऑब्लिवियन, जो कि है रिजेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड मॉरल इन फेवर ऑफ माइंडलेस ब्लिस। ओडिसियस मैन फाइनली सकम कर देते हैं फ्रूट्स के इफेक्ट्स को और वो आइलैंड छोड़ने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ओडिसियस को सारी चीज अपने खुद के हाथ में लेनी पड़ती है। उसकी अनडाइंग अनरिलेंटिंग स्पिरिट टू रीच होम वो सबको उठा के अपने शिप में पटक देता है और उन्हें वापस ले चलता है और वहां से भी निकल पड़ता है।
और माइंड यू ओडिसियस की शिप वहां इसलिए गई थी क्योंकि पोसाइडन ने स्टॉर्म किया था, क्योंकि पोसाइडन भाई ने ग्रज लेके रखा है और वो उसकी जर्नी को जितना मुश्किल हो सकता है उतना बनाने वाला है। तो आइलैंड से निकल के वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो इनहैबिटेड होती है साइक्लॉप्स से। साइक्लॉप्स होते हैं वन आइड जायंट। इन सर्च ऑफ सप्लाईज क्यूरियोसिटी टू दे एंडेड अप इन अ केव। पॉलीफेमस की एक केव होती है और वो आ जाता है और वो दरवाजा लगा देता है और ये लोग अब एक साइक्लॉप के साथ अंदर स्टक है जो कि है वन आइड जायंट। वो एक एक करके इन सबको खाने लग जाते हैं और पॉलीफेमस टडा आल्सो हैपेंस टू बी द सन ऑफ पोसाइडन। पॉलीफेमस को ये ट्रिक करता है, उसे ड्रंक कर देता है वाइन के ऊपर और उसे ओडिसियस बताता है कि भाई मेरा नाम है नोबडी। जब पॉलीफेमस सो रहा होता है तो ओडिसियस और उसके मैन उसकी आंख में एक वुडन स्टेक मारते हैं और उसे अंधा कर देते हैं। दर्द में पॉलीफेमस चिल्लाने लग जाता है कि भाई नोबडी हिट मी इन द आई, नोबडी हिट मी इन द आई, अपने दोस्तों को बुलाने, बाकी साइक्लॉप्स को बुलाने। जो बाकी के साइक्लॉप्स सुनते हैं वो कहते हैं अरे भाई चल हंसी मजाक बंद कर। तो उन्हें प्रूव करने के लिए वो दरवाजा खोलता है और इस चीज का एडवांटेज लेके चतुर चंचल ओडिसियस और उसका क्रू बाहर भाग जाते हैं। जब ओडिसियस अपनी क्रू के साथ शिप से निकल रहा होता है तो भाई ओडिसियस बीइंग ओडिसियस पलटता है, पॉलीफेमस की तरफ देखता है और उसे कहता है ओए चूतिए, मेरा नाम कोई नोबडी नहीं है, मैं हूं ओडिसियस। पॉलीफेमस रोते रोते अपने पिताजी को बुलाता है पोसाइडन को और उसे कहता है कि भाई एक ओडिसियस नाम के बंदे ने मेरी आंख फोड़ दी। पोसाइडन जो ऑलरेडी ग्रज लेके बैठा है अब तो भाई वो तैर कर लेता है कि इसको तो मैं देख ही लूंगा, मेरे बच्चे की आंख फोड़ता है ये। तो साइक्लॉप्स से लड़ने के बाद हमारा हीरो ओडिसियस और उसका क्रू पहुंचते एक फ्लोटिंग आइलैंड जहां पे होते हैं गॉड ऑफ विंड। इम्प्रेस्ड ओडिसियस की टेल सुन के वो उसे एक बैग देता है जिसके अंदर होता है विंड, ताकि वो विंड सिर्फ उस तरफ जाए जिस तरफ इथाका है, ताकि वो अपने घर जल्दी पहुंचे। थोड़े दिन सेल करने के बाद इथाका जैसे ही नजदीक आ रहा होता है, ओडिसियस के क्रू जो क्यूरियस और ग्रीडी होते हैं उन्हें लगता है कि बैग के अंदर है पैसा, तो वो खोल देते हैं। जो रिलीज विंड जो होती है और वो उन्हें वापस एओलस के आइलैंड तक लेके जाती है। जब ओडिसियस एओलस को बताता है कि भाई एक दूसरी बैग देना भाई विंड की, तो एओलस कहता है भाई भाग ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। थके हारा पोसाइडन भाई वाट लगाने उनके क्रू को पहुंचा देता है एक ऐसे आइलैंड पे जो पे होते हैं एक रेस ऑफ जाइंट कैनिबल्स। जो इनिशियली उन्हें पीसफुल आइलैंड लगता है बट तुरंत वो एम्बुश होने लग जाते हैं, कैनिबल्स आते हैं, सब तबाह कर देते हैं, मैसिव बोल्डर फेंकने लग जाते हैं। जो ओडिसियस का मल्टी शिप क्रू है वो सिर्फ एक ही शिप बचती है वहां पे। और अब स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग। ओडिसियस और उसका क्रू पहुंच जाता है सर्सी के आइलैंड पे। सर्सी है एक पावरफुल सॉर्सरस जो उनको देख के इनिशियली फ्यूमन को लूर इन करती है और फिर उन्हें बना देती है पिग। जब ओडिसियस को बात पता चलती है वो बोलता है कि भाई अभी मैं सर्सी को कन्फ्रंट करूंगा। जाते जाते उसे एक भगवान इंटरप्ट करता है, उसे देता है एक पोशन, एक हर्ब जिसका नाम होता है मॉली। वो सर्सी से मिलता है, सर्सी उसे ड्रिंक देती है, वो ड्रिंक पीता है, उसे कुछ नहीं होता। सर्सी इस बात से इंप्रेस हो जाती है और ओडिसियस और उसका क्रू डिसाइड करता है भाई इस आइलैंड पे मस्त 1 साल तक चिल करेंगे, मस्त रहेंगे। सरप्राइजिंगली वो सर्सी के पास अपना कंफर्ट पाता है 1 साल तक, बट उसकी फिर भी एक डीप लॉन्गिंग रहती है कि भाई मुझे तो अपनी बीवी और मेरे बच्चे के पास घर जाना है। सर्सी के आइलैंड पे 1 साल तक रहने के बाद और फाइनली पक जाने के बाद ओडिसियस को लगता है कि भाई अब घर जाने का टाइम हो गया, जहाँ पे उसे सर्सी एडवाइस करती है कि भाई जाके तेरे सियास से मिल जो तुझे तेरा उपाय बता देगा घर कैसे जाते हैं। फिर उसे ये भी कहती है कि भाई वो मर चुका है। ओडिसियस ये सब सुन के चला जाता है अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे वो अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करता है एक रिचुअल जिससे भूत बुलाए जा सकते हैं। तेरे सियास के अलावा बहुत से स्पिरिट्स आते हैं, अनवांटेड स्पिरिट्स तू। वो फाइनली तेरे से बात करता है जो से कहता है कि भाई तेरी जर्नी तो घर पहुंचेगा, बहुत चैलेंज होगा, तो पहुंचेगा, सिर्फ एक काम करना, जब भी तुझे एक सुनहरी गाय मिलेगी उसे कभी मत काटना। ये उसके अलावा वो अपने फॉलन कॉमराड से मिलता है जैसे अकीलीस, अगेमेनॉन। उसकी माँ से भी मिलता है जो उसे बताती है कि भाई इथाका में सिचुएशन खराब हो जा रही है, पेनिलोप तेरी वाइफ पे लोग दौरे डाल रहे हैं, वो शादी करने का सोच रही है। ये सब सुन के अकीलीस ओडिसियस 1 साल बाद निकल पड़ता है सर्सी के आइलैंड से। आगे जाके उसे सर्सी ये वार्न कर देती है कि भाई तू जाएगा तो तेरे रास्ते में पड़ते हैं सायरन्स। अब सायरन्स होते हैं जिनकी आवाज सुन के लोग मत्तमोह हो जाते हैं, एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं और पानी में कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो वो अपने क्रू को पहले ही वार्न कर देता है कि भाई तुम लोग कान में बीवैक्स डालो, बट ओडिसियस बीइंग ओडिसियस उसे तो सुननी है आवाज। वो अपने क्रू को बोलता है कि मुझे शिप के मास से बांध दे ताकि मैं कुछ चुतियापे ना करूं पर मैं उनकी आवाज भी सुनूं। और ऐसे करते हुए वो सायरन को क्रॉस कर लेते हैं। अब वो चीज आती है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, बिकॉज आई रियली वांट टू सी हाउ नोलान वुड पुट इट ऑन अ बिग स्क्रीन। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्केलिया एंड चार्बडिस। तो स्केला एक 6 हेडेड मॉन्स्टर होती है जो समुद्र के ऊपर किसी माउंटेन टाइप जगह पे होती है, जो नीचे जा रहे होगे शिप पे क्रू को खाती है। चार्बडिस एक वर्लपूल है जो सारे वेसल्स को निगल लेता है।
ओडिसियस को तो यहाँ से निकलना है। तो ओडिसियस क्या करेगा, जैसे ही स्किला उसके 6 लोगों को खाती है, उसके 6 के 6 मुंह भर जाते हैं और ओडिसियस कहता है चलो भाई यही मौका है, स्किला की तरफ घुमाओ और निकलो वहां से पट से, और फट से वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकल के ओडिसियस और उसका क्रू कहाँ पहुंचता है, सोचो, ट्रिनिका पे। और वो वही आइलैंड है जहां पे सन गॉड हेलियस की कैटल है, सुनहरी गाय। डिस्पॉइट वार्निंग, ओडिसियस का क्रू जो भूखमारी से मर रहा होता है, स्टॉर्म आ रहा होता है, जब ओडिसियस सो रहा होता है वो गाय को काट के खा लेता है और भाई पाप पाप पाप। हेलियोस गुस्सा हो जाता है, हेलियोस ज़्यूस को बताता है और ज़्यूस उसकी पूरी शिप को डुबा देता है और सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचता है जो होता है ओडिसियस, जो एक आइलैंड पे बह जाता है, जो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है बहते बहते। उस आइलैंड पे उसे मिलती है कैलिप्सो बोल के एक निम्फ, जो उसे कैप्टिव करके रखती है 7 साल तक। उसे ये भी कहती है कि भाई मैं तुझे भगवान भी बना लूंगी, तुझे इमोर्टैलिटी भी ग्रांट कर दूंगी, तू मेरे साथ ही रहे। बट उसके अंदर की भूख टू रिच हिज वाइफ एंड किड इज मच मोर। इवेंचुअली ज़्यूस कहता है भाई छोड़ दे, 7 साल हो गए हैं, उसे एक राफ्ट दे देती है जाने को। बट पोसाइडन भाई का गुस्सा 7 साल बाद भी शांत नहीं होता। जब ओडिसियस राफ्ट से जा रहा होता है उसे उस राफ्ट को भी डुबा देता है और फाइनली भाई वो जैसे तैसे वापस किसी एक आइलैंड पे चला जाता है जहाँ पे उसे मिलती है प्रिंसेस फेकांस। वो उसे अपने पिताजी के पास ले जाती है और फाइनली भाई वो पिताजी को अपनी स्टोरी बताता है और पिताजी को दया आ जाती है और उसे शिप दे देते हैं और फाइनली ओडिसियस इथाका पहुंच जाता है। बट दिस इज नॉट ऑल। तुम्हें लगता है मूवी खत्म हो गई, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई? नहीं। जब ओडिसियस इथाका पहुंचता है वहां पे उसे पता चलता है भाई पेनिलॉप के तो सूटर्स पड़े हुए हैं भाई, उन्हें तो उनसे शादी करनी है, ऊपर से वो प्लॉट भी कर रहे हैं उसके बेटे को मारने को। थैलास्मस अपने पिताजी को ढूंढ रहा है। ओडिसियस एक बेगर का डिस्गाइज लेता है और अपने बेटे से मिलता है। वो दोनों गठबंधन करते हैं, हसन मिलंधन करते हैं। वहां पे उसका डॉग भी आता है जो कोई भी ओडिसियस को पहचानता नहीं है क्योंकि उसने एक बेगर की डिस्गाइज ली होती है, पर उसका कुत्ता पहचान लेता है। लाइक हाउ क्यूट इट इज। और तुरंत उसका कुत्ता मर जाता है फॉर आई डोंट नो व्हाई। फिर ओडिसियस जाता है अपनी बीवी से मिलने, बट रिवील नहीं करता क्योंकि भाई समझदार इंसान है ना, उससे पहले देखना है पैलेस के माहौल कैसे है। उसकी बीवी कहती है यार मैं रीमैरी करने का सोच रही हूँ। ये कहता है भाई मत कर, इसी महीने के एंड में तेरा पति आ जाएगा। उसकी बीवी कहती है नहीं भाई मैं तो कल ही रीमैरी करूंगी, मैं बहुत वेट कर चुकी हूँ। तो कहता है ठीक है कर, अपने लिए स्वयंवर रख एंड आस्क योर सूटर्स टू पिक अप अ फकिंग बो एंड एरो। अब ऑब्वियसली कोई और नहीं उठा पाएगा, ब्ला 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 ब्ला। तुम्हें स्टोरी पता है, सिर्फ ओडिसियस इस चीज को उठा सकता है। ओडिसियस आता है, उठा लेता है, लोगों को रिवील कर देता है कि भाई मैं ही हूँ ओडिसियस, और उसकी 10 साल की ग्रोलिंग स्टोरी खत्म हो जाती है दी एंड। अब भले मैंने ये सब एक फनी तरीके से नरेट किया, बट obviously Nolan is going to make it so fucking dramatic. It is a story of a guy who goes to endless pursuits, endless struggle to finally be one with his wife and his child, who thinks that he is dead. उसे ऑफर की जाती है इमोर्टैलिटी। वो देखता है एवरी काइंड ऑफ हॉरर, वो देखता है उसके क्रू को मरते हैं, उसका पूरा क्रू मर जाता है, इज द लास्ट लिविंग सर्वाइविंग मेंबर। उसे ऑफर की जाती है वेल्थ, उसे ऑफर की जाते हैं अलग अलग टेम्पटेशंस, उसे मिलती है ग्रेव डेथ्स, बट वो हर चीज से गैलियंटली, एक रिसोर्सफुली, एक डिटर्मिनेशन और अपने चतुर चंचल दिमाग का यूज करके हर चीज से निकल के फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एन undying, unyielding human spirit that Nolan is going to capture on the fucking big screen. At its core, the story is about the complexities of longing, perseverance, and the pursuit of home. Odysseus' journey, full of temptations and trials, is a universal metaphor for obstacles and choices we all face in life. The central theme of Homecoming resonates with every person in the world. की कास्ट मेंबर्स जो उन्होंने और उनके जो पोटेंशियल रोल जो क्रिस्टोफर नोलान की, इससे लगता है कि मैट डेमन जो भाई नोलान की मूवी में मैट डेमन ना हो ये होगा नहीं। इंटरस्टेलर लाइक ही इज द न्यू माइकल केन फॉर क्रिस्टोफर नोलान। अब डेमन ही आएगा हर मूवी में। वो एक्सपेक्टेड है कि ही विल प्ले ओडिसियस, द सेंट्रल फिगर ऑफ ओडिसी। टॉम हॉलैंड को लिया है, मुझे लगा टिमोथी शालामे लेगा भाई, बट टॉम हॉलैंड is anticipated to play Telemachus, the son of Odyssey, and Penelope एंड हैथवे जो भाई हर मूवी में होती है वो प्ले करेगी पेनेलोप। जेंडाया मोस्ट प्रोबेबली प्ले करेगी कैलिप्सो या सर्सी को। रॉबर्ट पैटिंसन इज वन थिंग, आई डोंट नो हु इज ही गोइंग टू प्ले। मे बी he'll play Achilles for the flashback scenes, or maybe he'll play some adversary of some, but no one knows. Christopher Nolan's adaptation of Odyssey to the Nolan style is going to be something to watch out for. I really do think that Christopher Nolan is going to nail it, and his vision for the Odyssey will most likely hit the mark, and we can't wait forward to see it in 2026 in भाई का क्रिसमस गिफ्ट चमकता हुआ IMAX स्केल पे। बाय।